बच्चन साहब की कविता है, इस पार मेरी मधु तुम है, इस पार मधु तुम हो, मैं हूँ उस पार न जाने क्या होगा। इस पार और उस पार का चक्कर दरअसल बनारस और अमेठी को लेकर है। अमेठी इस पार था, उस पार बनारस है। जो अमेठी में हुआ क्या वो बनारस में होगा? जो अमेठी में हो रहा था क्या वो बनारस में अब होने जा रहा है? जिस बनारस में अब सत्याग्रह को लेकर बीजेपी जिक्र कर रही है, अमेठी में राहुल गांधी का सत्याग्रह दिन में चुनाव मतदान के दौरान कुछ चलते रहा। आइए जरा टटोलते हैं बनारस और अमेठी के मद्देनजर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा है और ये पाबंदी के पीछे क्या है। जिक्र बनारस का हो रहा है, रैली नहीं निकाल सकते हैं नरेंद्र मोदी, इस बात का जिक्र हुआ है। दरअसल मोदी की रैली पर रोक से बीजेपी बौखला गई है। दूसरा हिस्सा, अगर वो बौखलाई है तो वाराणसी शहर में मोदी की सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तीसरी स्थिति इसके बाद है, बीजेपी ने जो रद्द किए हैं वो सभी कार्यक्रम उसी का दूसरा हिस्सा था। बहरहाल सिर्फ पार्टी दफ्तर जाएंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। वाराणसी शहर में थे मोदी के 3 कार्यक्रम, तीनों को रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन देहात का कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं की है, जारी रहेगी। वाराणसी देहात के रोहनिया में मोदी की रैली होगी। इसका मतलब है कि एक रैली हो रही है, लेकिन जरा इसके पीछे की मनोस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी बीएचयू में उड़न खटोले से पहुंचेंगे, उसके बाद वो पार्टी दफ्तर जाएंगे। बीएचयू के बाहर बैठे होंगे बीजेपी के कार्यकर्ता भी और अरुण जेटली, और कहीं ना कहीं साथ में अमित शाह भी होंगे। अब जब वो निकलेंगे वहाँ से, वहाँ हवाई जहाज से नहीं जा सकते हैं या हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते बीजेपी दफ्तर में, तो शहर मार्ग से होकर जाना होगा। दूरी अच्छी खासी है। सत्याग्रह पर बैठे हुए, धरने पर स्थल पर बैठे हुए बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के साथ हो जाएंगे, तो ये शहर के भीतर एक रोड शो हो जाएगा। प्रशासन सचेत है। इन सारी परिस्थिति के बीच कल ही शहर के भीतर ही अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे, वह गांव में नहीं जा रहे हैं। शहर में क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जिसमें एक तरफ से लगेगा कि केजरीवाल आ रहे हैं, दूसरी तरफ से मोदी जा रहे हैं? प्रशासन इससे भी बचना चाहेगा। और शायद ये सारे संकेत के बीच कोई रैली नहीं हो शहर के भीतर में, इसके लिए इंतजाम अपने तरीके से चुनाव आयोग के निर्देश पर या प्रशासन ने अपने तौर पर इसका निर्णय लेते हुए चुनाव आयोग को भेज दिया। लेकिन इससे बौखला गई बीजेपी। अरुण जेटली और अमित शाह सामने आए खुले तौर पर। क्या कहा, सुन लीजिए। चुनाव अधिकारी की निष्पक्षता के संदर्भ में हमें अब केवल शक नहीं है, हमें विश्वास है कि वो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष चुनाव के लिए एक तरह बन गए हैं। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इंटरफियर करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे खेद है कि चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक है। अगर ये प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं करवा सकता तो फिर इसको चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि हमें बदल दे। मैं उन पे इनएक्शन का संकेत दे रहा हूं। जो बनारस में होने जा रहा है संकेत उसके हैं, लेकिन अमेठी में क्या हुआ? 10 बरस की राजनीतिक इतिहास आज बदलते हुए दिखाई दिया। शायद हवा में कुछ घुला हुआ था और लग रहा था राहुल गांधी मुश्किल में है। 3 तस्वीर देखिए, 2004, 2009 और 2014। दरअसल जो पहली बार वोटिंग हुई थी उसमें राहुल गांधी के पक्ष में जितने वोट पड़े थे वो चौंकाने वाले थे। तकरीबन 4 लाख वोट पड़े थे 2004 में, और उस वक्त 5,89,000 कुल वोट हुआ करते थे। 2009 की स्थिति देख लीजिए, 72% वोट राहुल गांधी के पक्ष में चले गए और बहुत शांति से सब कुछ हो रहा था। लेकिन जो तीसरी स्थिति देखिए, इसमें भीड़ आपको दूर तक नजर आएगी, जबरदस्त भीड़ आज उतरी। जितनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई उसने संकेत दे दिए कि 16 लाख वोटरों में अगर इतनी बड़ी तादाद में नए नए वोटर निकल कर आए हैं तो राहुल गांधी के लिए ये खतरे की घंटी तो है ही। क्योंकि जो शख्स बीते 10 बरस से राजनीति अमेठी में कर रहा था, उसके विकल्प के तौर पर 4 महीने से कुमार विश्वास सियासी फसल उगाना चाहते थे, राजनीति कर रहे थे, और इन सब के बीच झटके में वहाँ पर स्मृति ईरानी पहुँची और बहन का दर्जा देते हुए प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी भी पहुँच गए। तो ये 3 अलग अलग दौर की स्थिति बताती है कि अमेठी में कुछ तो बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, इसका नज़ारा आज सुबह से ही नज़र आ गया। आइए जरा सुबह सवेरे जब पहुँचे राहुल गांधी, ये पहला मौका था जब मतदान के दिन उनकी मौजूदगी बूथ दर बूथ हो रही थी, लेकिन क्या सुबह और शाम तक की स्थिति क्या कुछ रहा, देखिए जरा। ये अमेठी है, मतदान बूथ के बाहर सड़क किनारे बैठने का सुकून।
सड़क पर ही चाय की चुस्की। चाय की चुस्की के बीच किसी बुजुर्ग की अर्जी पर भी गौर। मतदान केंद्र के भीतर झांक झांक कर हालात देखने को तरसती आंखें। नेहरू परिवार के औरे में समाये आम लोगों के बीच खड़े होकर फोटो खिंचवाने देने का जनता वाला मिजाज। सड़क पर उड़ती धूल के बीच बच्चों से लेकर हर तबके के लोगों के साथ चलने का मिजाज। तो क्या अमेठी के चुनाव ने राहुल गांधी को बदल दिया, या फिर राहुल गांधी अमेठी को नहीं बदल पाए तो इस बार उन्हें खुद बदलना पड़ा? यकीनन राहुल का यह मिजाज बीते 10 बरस में कभी अमेठी की गलियों में नजर नहीं आया। तो क्या 2014 के चुनाव ने राहुल गांधी को झटके में उड़न खटोले से जमीन पर ला पटका, या फिर पहली बार अमेठी को इसका एहसास हो रहा है कि अगर वो आंख खोल ले तो हर उड़ने वाले को जमीन पर पैर रखने ही होंगे, अमेठी की जमीन पर। उसी सड़क की धूल फांकनी ही होगी जिस सड़क को बनाने में हर बार शाही अंदाज में कोताही बरती गई। संसदीय क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने जनता से वोट पाया, लेकिन जनता को कभी भी अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से उनकी जवाबदेही आज तक तय नहीं हुई। देरी कर दी राहुल गांधी ने, लेकिन इस बार तो उन्हें ये दंड भुगतना ही पड़ेगा कि अमेठी के साथ उन्होंने बदसलूकी की, अमेठी के लोगों को कामचोर कहा, निकम्मा कहा। इसीलिए अमेठी के गाँव-गाँव में झाड़ू की लहर है। उसी नल का पानी पीना होगा जिसमें से पानी कम और साए साए की आवाज कहीं ज्यादा आती है, और रोजगार की हर उस अर्जी पर गौर करना ही होगा जिसके आश्रय अमेठी का पेट भरे। इससे पहले गौर कभी किया नहीं गया। कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, ये महज अमेठी के लिए अब 3 चेहरे नहीं है, क्योंकि इन 3 चेहरों की दस्तक ने अमेठी को जगाया है नए तरीके से। या फिर राजनीतिक जीत इस दौर में हर संकट की कुंजी जिस तरीके से बना दी गई, उसमें ये चेहरे अमेठी के रंग में रंगने को मजबूर हो गए। और ये सवाल अमेठी में आज का नहीं है। पहले हर जरूरत के लिए अमेठी शाही परिवार की तरफ ताकता था। लोकतंत्र के नारे गूंजने लगे तो राजनीतिक नुमाइंदे ही राजा हो गए। लेकिन राजा बनने की होड़ में जब कविराज से लेकर बुद्धू बक्से की चकाचौंध से निकली बहू और नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी अमेठी में जीत के लिए निकली, तो झटके में अमेठी को भी समझ में आने लगा कि उसकी उंगली पकड़कर देश दुनिया नापने वालों को अब अमेठी के गर्दिश में नहाना होगा। नहीं तो बीते 10 बरस का किस्सा ही इस बार भी दोहराया जाता। फुर्सतगंज के हवाई अड्डे से इसी तरीके से धूल उड़ाता राहुल बाबा का काफिला निकल जाता और धूल के गुबार में अमेठी अपना चेहरा छुपा लेता। लेकिन पहली बार उड़न खटोला तो सुबह सुबह ही आया, लेकिन काफिला रुका या काफिला को रुकना पड़ा, संवाद बनाना पड़ा, उम्मीद और भरोसे के साथ कहना पड़ा, लोकतंत्र का पर्व है, हर कोई बाहर निकले। मेरा फोकस लोकतंत्र को मजबूत करने का है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देना चाहिए, महिलाओं को, युवाओं को। ये मेरा लक्ष्य है। आज तक ब्यूरो। लेकिन सब कुछ अमेठी में इतना आसानी से हुआ नहीं, या कहीं इतनी आसानी से सियासी तौर पर और जुबान में इतनी मुलायमियत नजर आई नहीं। हकीकत कुछ और है। इन सब के बीच पहुंचते ही अमेठी में एक तीर छोड़ा राहुल ने, और 2 घंटे बाद बिहार के वाल्मीकि नगर में नरेंद्र मोदी ने उस तीर का जवाब भी दे दिया। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं जी। आपको लगता है कि नीच सोच होती है? नहीं, नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। करगिल के शहीदों की विधवाओं के मकानों को हड़प कर गए, आदर्श का घोटाला कर दिया। देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों की विधवाओं से छीन लेना ये नीच राजनीति है कि नहीं? जिन्होंने कॉमनवेल्थ के घोटाले करके टॉयलेट पेपर में से भी रुपया मार लिया, टॉयलेट पेपर में से मार लिया, खाने में से पैसे बना लिए, ये नीच राजनीति है कि नहीं? राजनीति के ये नए मंत्र गढ़े जा रहे हैं, या आने वाले दौर में जो मंत्र बोले जाएंगे उसकी गूंज अभी से सुनाई दे रही है, जो कहिए। लेकिन बनारस की गूंज तो कहीं ना कहीं उसके अपने मिजाज में छुपी होती है, और बनारस में अगर पाबंदी लगी है, इसके पीछे हो जो भी, लेकिन बनारसी मिजाज में नरेंद्र मोदी की दस्तक क्या मायने रखती है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में।
खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर ये बनारस है। तो क्या बनारस पहली बार उस राजनीति को नया जीवन देगा जिस पर से लोकतंत्र के सरमाएदारों का भी भरोसा डिगने लगा है? बनारस की तहजीब, बनारस का संगीत, बनारस का जायका या फिर बनारस की मस्ती? राजनीति के आईन में यह सब कहां फिट बैठता है? लेकिन नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का सियासी अखाड़ा बनारस बना है, तो फिर बनारस या तो बदल रहा है या बनारस एक नए इतिहास को लिखने के लिए राजनीतिक पन्नों को अब खंगालने लगा है। बनारस का प्रशासन राजनीतिक तौर पर निशाने पर है। किसी भी उम्मीदवार के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में अभियान करना उसका अधिकार होता है। फर्जी बहाने ढूंढकर अगर कोई चुनाव अधिकारी किसी उम्मीदवार की एकमात्र रैली उसके चुनाव क्षेत्र में करने को रोकता है और उस प्रयास वो करने नहीं देता, तो वो निष्पक्ष चुनाव के अंदर बाधा बनता है। कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा के समर्थक हैं, घोर समर्थक हैं प्रशासन के अंदर। पुलिस के अंदर ऐसे लोग हैं जो भाजपा के समर्थक हैं, और इन लोगों के रहते काशी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना लगभग असंभव है। तो क्या अगले 5 दिनों में बनारस और बदलेगा? क्योंकि गंगा तो अरसे से मैली है, लेकिन जिस राजनीति ने बनारस में इस बार दस्तक दी है उसमें 80 घाट हो या घाट से पहले पप्पू चाय की दुकान, मुक्ति का दरवाजा मणिकर्णिका घाट हो या फिर गोधुलिया में चौरसिया की ठंडई की दुकान, सियासी छौक में इस बार बनारस डूब भी चुका है और बनारस मुक्त भी होना चाहता है। या फिर गंगा की तर्ज पर मैली हो चुकी राजनीति को आत्मसात करना चाहता है, या फिर राजनीति को ही अपने आप से मुक्त कर देगा? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि बनारस की कच्ची अधपक्की सड़कें हो या सकरी गलियां, शहर अपनी विरासत को अपनी पूंजी मानकर आज भी मदमस्त है। इस मस्ती में तीखी राजनीति और तीखे बोल ने पहली बार मैली हो चुकी गंगा से आहत मन से लेकर बनारसी साड़ी के हुनरमंदों में भी सपने जगाए हैं। क्योंकि राजनीति के निशाने पर बुनकर भी है और गंगा भी। तो 2 सवाल सीधे। केजरीवाल काशी की उस सत्ता को चुनौती देने पहुंचे जिसके आश्रय धर्म की इस नगरी को बीजेपी अपना मान चुकी है, या फिर केजरीवाल को लगने लगा कि राजनीति सबसे बड़ा धर्म है और धर्म सबसे बड़ी राजनीति? दूसरी तरफ बीजेपी धर्म की नगरी से दिल्ली की सत्ता पर अपने राजनीतिक स्वयंसेवक को देख रही है। हो जो भी, लेकिन काशी की पहचान तो कबीर से भी जुड़ी है, और काशी का ये जुलाहा कबीर कागज की लेखी को नहीं मानता। इसीलिए ये कहने से नहीं कतराता कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंगन की देखी। तो ऐसी नगरी में मोदी और केजरीवाल किसे बांटेंगे और किसे जोड़ेंगे? वैसे भी घंटा घड़ियाल, शंख सहनाई और डमरू की धुन पर मंत्रोच्चार से जागने वाला बनारस आसानी से सियासी गोटियों तले बेसुध होने वाला शहर भी नहीं। तो जीत मोदी की हो या केजरीवाल की, अगले 5 दिन मौका बनारस को मिला है जी लेने का, और इस जीने के साथ सियासत पर या तो वो पूर्ण विराम लगा दे, या फिर दिल्ली की दोपहरी और गुजरात की रात को बनारस की सुबह से नई रंगत में रंग दे। इंतजार कीजिए अगले 5 दिन। आज तक ब्यूरो। अगले 5 दिनों में क्या कुछ होगा उसके संकेत अमित शाह ने सीधे कटघरे में प्रशासन को खड़ा करके दिए। मैं मानता हूं कि रिटर्निंग ऑफिसर बायस है और इलेक्शन कमीशन ने मोदी के खिलाफ पर किसके पक्ष में? मेरी बात समाप्त होने दीजिए। इलेक्शन ये रिटर्निंग ऑफिसर बायस है और इलेक्शन कमीशन ने तुरंत इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उनको बदलना चाहिए। पर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया नहीं। जेटली जी ने उनको चिट्ठी भी लिखी। आपको लग रहा है क्या इलेक्शन कमीशन पर और रिटर्निंग अफसर पर स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर है? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन को आज दिन में 3 बार चिट्ठी लिखी है। मैं और अरुण जेटली जी ऑब्जर्वर को भी मिले हैं। हम देखते हैं कि आज देर रात तक इलेक्शन कमीशन कोई कार्यवाही करता है या नहीं करता है। तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मगर इतना निश्चित है कि इलेक्शन कमीशन ने कार्यवाही करने में देरी लगाई है। और देखें, इन 5 दिनों में जो होना है रंगत में आए। प्रशासन ने इजाजत दे दी है गंगा आरती में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी को। ये अब से कुछ देर पहले खबर आई है, तुरंत खाइए खबर। और यह भी कहा गया है जो 5 कार्यक्रम थे नरेंद्र मोदी के, उसमें 4 की इजाजत दे दी गई है। संकेत बहुत साफ है, शहर में रैली ना हो, लेकिन मोदी को गंगा आरती की इजाजत दे दी गई है। डीएम ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दे दी।
इतना ही नहीं, जो अलग अलग कार्यक्रम थे उसकी भी इजाजत मिल गई है। और सिर्फ एक कार्यक्रम जो शहर में रैली का था, 5 में से 4 कार्यक्रमों को मंजूरी है। इस लिहाज से देखा जाए तो अब शायद कल सत्याग्रह की स्थिति जो होनी थी बीजेपी की तरफ से और जिसका जिक्र अरुण जेटली ने कहा था, वो शायद ना हो। क्या कहा डीएम ने, ये सुन लीजिए। वो हो गई है, मैं बता रहा हूँ ना, शाम 5:20 दशाश्वमेध पे होती है आरती दशाश्वमेध घाट पे होती है। जो 5:20 पे कल शाम आज शाम 5:20 में गंगा आरती था और दूसरा सूर्या होटल में जनसभा 150 लोगों के साथ उनको एड्रेस करने की। जी, बेनिया बाग की किन वजहों से कैंसिल की गई? बेनिया बाग में सिक्योरिटी इश्यूज थे, एसएसपी साहब ज्यादा बेटर बताएंगे। सुरक्षा कारणों से उसको जो अनुमति दे दी। सुरक्षा कारण क्या है? मतलब सुरक्षा कारण तो वही इश्यूज तो आपके छोटा कटिंग में भी रहेंगे क्या? ऐसे वहाँ के क्या खास? ऐसा है, छोटा कटिंग के आसपास बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ कंजेस्टेड एरिया है और छोटी छोटी सड़कें हैं पास में, और वहाँ पर अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर समस्या हो सकती है, इसीलिए। तो इजाजत मिल गई है बनारस में, अच्छी खबर है। कल खामोशी से बनारस देखेगा, लेकिन राजनीति खामोश किसी को नहीं कर रही है, चाहे वो यूपी में बनारस का जिक्र हो या फिर बंगाल में। बंगाल में भी तीखे तेवर के साथ मोदी ने सीधे सीधे कटघरे में ममता बनर्जी को खड़ा किया और उन्हीं के अंदाज में। दीदी, आप जो परिवर्तन कह रही थी, वो आप ही में आना था क्या? कि बंगाल में आना था? नानी, ये परिवर्तन कहां आना था? अरे हम तो सोच रहे थे बंगाल में परिवर्तन आएगा, लेकिन दुख से कहना पड़ता है परिवर्तन दीदी में आ गया। शारदा चिटफंड की बात करता हूं तो दीदी को बुखार आ जाता है। अरे जो लूटे रहे उनको जेल में डालो। आपके गरीब के पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए भैया? शारदा चिटफंड का पैसा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या?